हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 11 दिसंबर 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको मिलेंगे ओनली एट 599 रुपीज़। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सी सेट हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी सॉरी तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओनली एट 1299 रुपीज़ में आप लाइव क्लासेस जो है वो सी सेट की कर सकते हैं। और अगर आप लाइव नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। ये आपको हाफ द प्राइस या हाफ से भी कम प्राइस में जो है वो मिल जाएगी ओनली एट 499 रुपीज़। ठीक है, जो हमारा लाइव कोर्स है, जो अभी लेटेस्ट कोर्स चल रहा है, उसी के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, PYQs भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैचेज इज़ कि वहाँ पर क्लासेस लाइव हैं, इस वाले कोर्स में जो क्लासेस हैं दे आर लाइव क्लासेस। ठीक है, और इस वाले में जो है दे आर रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। तो आप इसमें चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा या फिर आप ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं, है ना, वो इंडिया आए हुए हैं, है ना। US और इंडिया के बीच की जो ट्रेड डील है उसको लेकर बातचीत या नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर US ट्रेड के जो चीफ हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दैट इज़ जेमिसन ग्रीर, इन्होंने ये जवाब दिया है, मतलब इनका ये कहना है, वाशिंगटन DC से इन्होंने ये बात कही है कि इंडिया ने जो है वो इनको काफ़ी अच्छा ऑफर दिया है ट्रेड डील्स को लेकर, लेकिन इंडिया इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। ये बेसिकली बात कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि कुछ जो उसकी क्रॉप्स है जैसे कि कॉर्न और सोयाबीन, उसको वो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करे उसका, है ना। अभी तक ज़्यादातर जो इस तरीके की सोयाबीन और कॉर्न जैसी जो क्रॉप्स हैं उसका एक्सपोर्ट अमेरिका करता है चाइना को, तो वो चाहता है कि इसको इंडिया में भी जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन इंडिया जो है वो इस बात का विरोध कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तरीके की जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, अगर उसका एक्सपोर्ट या मतलब इंडिया के लिए वो इम्पोर्ट होगा, उसको अगर इंडिया अलाउ कर देगा तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जो खुद के किसान हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया जो है वो उस बात पर एग्री नहीं कर रहा है। बाकी बातचीत अभी चल रही है, 2 दिन की बातचीत है, कल पहला दिन हुआ है, आज दूसरा दिन होगा, फिर आगे देखते हैं कि क्या निकल के इसमें बात आती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी वाले पेज पर एक आर्टिकल देखना है और उसके बाद फिर चलेंगे एक्सप्लेन वाले पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, 2026 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पब्लिश करता है, वो यहाँ पर सामने आई है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप 10% अर्नर्स इन इंडिया गेट 58% ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि जितना भी टोटल नेशनल इनकम है उसका 58% किसके पास है, सिर्फ जो टॉप 10% है उनके पास। ठीक है, और जो बॉटम हाफ है, यानी कि जो बॉटम 50% है, उनके पास कितनी इनकम का शेयर है टोटल इनकम का, सिर्फ 15%। तो दिस शोज हाई इनइक्वालिटी। ठीक है, हाई इनइक्वालिटी को ये चीज़ दर्शा रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो भी इंडिया के रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी आप चाहें तो पूरी रिपोर्ट, वैसे तो खैर ज़रूरी नहीं है, बट अगर जस्ट फॉर योर क्यूरोसिटी या इंटरेस्ट अगर आप चाहें तो आप जाके ये पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट जस्ट फॉर योर क्यूरोसिटी या इंटरेस्ट अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर इंडिया के रिस्पेक्ट में मेन बातें हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया में जो इनकम इनइक्वलिटी है, ठीक है, यानी कि आय की जो असमानता है, वो भारत में अमंग दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उन देशों में से इंडिया भी एक देश है। और वही बताया गया है कि टॉप 10% ऑफ द अर्नर्स कैप्चरिंग 58% ऑफ द नेशनल इनकम।
ठीक है, कि जितना भी हमारे देश की टोटल नेशनल इनकम है उसका 58% सिर्फ 10% लोगों के पास है। ठीक है, और बॉटम 50% के पास सिर्फ 15% है। ठीक है, ये जो लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2026 उसमें ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकम को लेकर। इसके बाद बात कर रहे हैं वेल्थ को लेकर। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड इनकम। आई होप आप इस बात को समझते होंगे। इनकम मतलब कि आप क्या चीज़ कमा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आय हिंदी में। और वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी जो एक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें आपका व्हीकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, आपके पास कोई लैंड है, कोई मकान है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, मतलब उसको हम कहेंगे एसेट्स कह सकते हैं, है ना, जिसमें आपके मूवेबल इमूवेबल एसेट्स दोनों ही तरीके के एसेट्स आएंगे, और साथ में आप कहेंगे इसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति। ठीक है, तो इनइक्वालिटी, इनकम की बात तो ऊपर करी हमने, अब इनइक्वालिटी की अगर बात करें, सॉरी वेल्थ की अगर इनइक्वालिटी की बात करें, तो इसमें लिखा गया है कि वेल्थ इनइक्वालिटी इज इवन ग्रेटर इन इंडिया, वो भारत में और भी ज्यादा है। ठीक है, रिचेस्ट 10% होल्डिंग अराउंड 65% ऑफ द टोटल वेल्थ। देश में कुल जितनी भी संपत्ति है उसमें 65%, 65% जो है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। ठीक है, एंड द टॉप 1% होल्डिंग अबाउट 40%। ठीक है, टॉप 1%, सिर्फ 1% लोगों के पास कितनी संपत्ति है देश की, 40%, 40%। ठीक है, ये जो रिपोर्ट रिलीज की है बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब उसमें ये बातें बताई गई हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में इस तरीके की रिपोर्ट्स वगैरह से डायरेक्ट भी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकम को लेकर इनइक्वालिटी बताई है और वेल्थ को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो 2022 की रिपोर्ट थी उसके अनुसार इंडिया में जो टॉप 10% है उनके पास 57% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम थी। इस बार वो थोड़ा सा और बढ़ी है 1%, और टॉप 10% के पास अब 58% हो गया है। ठीक है, और बॉटम 50% का जो शेयर है वो 13% था, ये भी थोड़ा सा बढ़ के कितना हो गया है, 15%। ठीक है, ये 2021 में था एज पर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे एनुअल इनकम पर कैपिटा है, ठीक है, एनुअल इनकम पर कैपिटा अगर हम पीपीपी टर्म्स में बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात करें, तो वो लगभग 6200 यूरोज है। और एवरेज वेल्थ जो है वो लगभग कितनी है, 28,000 यूरोज। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा वेल्थ की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट की भी बात कर रहे हैं कि जो मतलब वर्कर्स हैं उन कैटेगरीज में महिलाएं कितना पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, जो लेबर फोर्स है उसमें, तो वो भी बहुत कम है। ठीक है, 15.7% है, शोइंग नो इम्प्रूवमेंट ओवर द पास्ट डिकेड। इसका डेटा का मतलब है कि अगर 100 लोग, देयर आर टोटल 100 वर्कर्स जो देश में काम कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 15.7, या आप अगर 1000 के टर्म्स में देखें, अगर 1000 लोग काम करने वाले हैं टोटल, तो उनमें से सिर्फ 157 जो हैं दोज आर फीमेल। ठीक है, और इस डेटा में कोई भी इंप्रूवमेंट या सुधार जो है वो पिछले दशक में नहीं हुआ है, ये भी बताया गया। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी रिमेन्स डीपली एंट्रेंच्ड अक्रॉस इनकम। ठीक है, इनकम के मामले में भी इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, वेल्थ के मामले में भी, और जेंडर डायमेंशंस के मामले में भी, क्योंकि फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो आई होप बात समझ गए आप। तीनों ही डायमेंशंस में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी या असमानता है, इनकम के क्षेत्र में भी, है ना, मतलब आय में भी, संपत्ति में भी, वेल्थ में भी, और महिलाओं की जो भागीदारी है, ठीक है, लेबर फोर्स में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है उसमें भी। ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल डिवाइड्स विद इन इकोनॉमी, की हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिवाइड्स हैं, स्ट्रक्चरल कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंसेस हैं, है ना, जिस वजह से इस तरीके की हमें जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडिया की। अगर हम थोड़ा सा ग्लोबली बात करें, दुनिया की बात करें, तो ग्लोबली वेल्थ हैज़ रीच्ड हिस्टोरिक हाइज। ठीक है, दुनिया में अगर हम बात करें तो वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब हिस्टोरिक हाई लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी दुनिया में। तो इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे दुनिया में इनइक्वालिटी बता रहे हैं ये। टॉप 0.001% कंप्राइजिंग फ्यूअर देन 60,000 मल्टी मिलियनर्स ओनिंग 3 times मोर वेल्थ देन द एंटायर बॉटम हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। ठीक है, एंटायर बॉटम हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी मतलब कि जितनी पूरे दुनिया की आबादी है उसमें से जो 50% आबादी है, ठीक है, बॉटम 50% मतलब कि जिनके पास कम वेल्थ है, ठीक है, उनसे 3 गुना ज्यादा वेल्थ किसके पास है,
दुनिया के 0.01% लोगों के पास, ठीक है, 0.001% लोगों के पास, यानी कि जिसमें सिर्फ 60,000 मल्टी मिलियनर्स हैं, उनके पास बॉटम हाफ परसेंट से 3 गुना जितना बॉटम हाफ के पास है, यानी कि बॉटम 50% के पास जितनी वेल्थ है, उसमें से 3 गुना ज़्यादा वेल्थ इन लोगों के पास है, सिर्फ 60,000 लोगों के पास, ठीक है, पूरी दुनिया की बात बताई जा रही है। और इनका जो ग्रोथ है, मतलब इनका जो शेयर है, वो पहले लगभग 1995 में ऑलमोस्ट 4% के आसपास ग्रो करता था, है ना, और ये आज की डेट में 6% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इनका जो रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है। एंड कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन एक्सप्लोजन ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड द वीकनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं और जो मल्टीलेटरलिज्म है वो कम हो रहा है। द ग्लोबल टॉप 10% owns 3/4 ऑफ ऑल द वेल्थ while the bottom 50% hold just 2%, ठीक है, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो जितनी वेल्थ, पूरी दुनिया की जितनी वेल्थ है उसमें से 3/4 मतलब 75% जो है वो ग्लोबल टॉप 10% लोगों के पास है, ठीक है, और जो बॉटम 50% आबादी है, यानी कि देश की जो आधी आबादी, पूरी दुनिया की जो आधी आबादी है, उसके पास सिर्फ मिलाकर, टोटल मिलाकर 2% वेल्थ है, ठीक है। इसके बाद अगर और बात करें तो इसमें, इसके अगर अंदर चलें और मतलब और थोड़ा सा इसको डीप में जाके देखें तो टॉप 1% के पास, के पास कितनी है, रफली दी एडल्ट टॉप 1 पॉपुलेशन का मतलब इन्होंने बताया कि रफली जो यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन है उसके बराबर, वो 37% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ जो है वो क्या कर रहा है, 37% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ उसके पास है, ठीक है। दिस इज मोर देन द 18 टाइम्स द वेल्थ ऑफ द एंटायर बॉटम हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब दुनिया की जो आधी आबादी है ना, उससे 18 गुना ज्यादा वेल्थ सिर्फ किसके पास है, टॉप 1% लोगों के पास, ठीक है। एंड अ ग्रुप एज लार्ज एज द कंबाइंड एडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि ये जो बॉटम हाफ की बात कर रहे हैं, बॉटम हाफ मतलब कितनी आबादी, लगभग जितनी आबादी इन देशों की मिला के है, चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील एंड रशिया, इनकी जितनी आबादी मिला के है, उनसे भी मतलब इतने लोगों के पास, मतलब आप कह सकते हैं कि इतने लोगों के पास, ठीक है, इन देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये पॉपुलेशन इसलिए बताइए कि आप एक कंपैरिजन कर सके कि कितनी पॉपुलेशन, ठीक है, कि जितनी पॉपुलेशन इन देशों में है, ठीक है, इंडिया, चाइना हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं, यूएस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील और रशिया, इन देशों की मिला के जितनी पॉपुलेशन है, जितनी इनके पास संपत्ति है, उससे 18 गुना संपत्ति किसके पास है, सिर्फ 1% लोगों के पास, और वो 1% लोग कितना है, लगभग जो यूके की पॉपुलेशन है उसके बराबर, ठीक है, बात आप समझ गए। द टॉप 1 in a million collectively holds 3% of the global wealth, more than the bottom half of world's adult population. टॉप 1 in a million, 1 in a million मतलब कि हर मिलियन में से एक व्यक्ति जो है उसके पास 3% ग्लोबल वेल्थ है, ठीक है, जो कि बॉटम हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जो है वो ऐसे समय पर आई है जब चैलेंजिंग पॉलिटिकल टाइम है, बट इट इज़ मोर एसेंशियल देन एवर, लेकिन ये जब मतलब अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स आई है उनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओनली बाई कंटिन्यूइंग द हिस्टोरिक मोमेंट टुवर्ड्स इक्वलिटी वी विल वी बी एबल टू एड्रेस द सोशल एंड क्लाइमेट चैलेंजेस ऑफ द कमिंग डिकेड्स। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के को डायरेक्टर है थॉमस पिकेटी, इनका ये कहना है कि जब तक हमारा जो एक ऐतिहासिक आंदोलन है, जो एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वलिटी की तरफ बढ़ना, समानता की तरफ बढ़ना, अगर हम ऐसा करेंगे तभी जो है हम जितने भी सामाजिक और क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, ठीक है, हमारे सामाजिक और जितने भी हमारे जलवायु की चुनौतियां हैं, हम उन आने वाले दशकों की हम उनको तभी एड्रेस कर पाएंगे जब हम इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ग्लोबल इनकम ग्रुप्स इन 1980 एंड 1925, इनका एक ज्योग्राफिक ब्रेकडाउन इन्होंने बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 में द ग्लोबल एलीट वाज कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियनिया एंड यूरोप, ठीक है, ग्लोबल एलीट मतलब दुनिया में जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा हुआ करता था या वेल्थ हुआ करती थी, वो पहले कहाँ पर रहते थे, मतलब 1980s के समय में ज़्यादातर लोग पाए जाते थे नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि यूएस भी है ना, ओशियनिया का रीजन, आपका इधर ही है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला रीजन है ये, और बाकी यूरोप में, ठीक है। उसके बाद लैटिन अमेरिका जो है उसकी भी कुछ प्रेजेंस हुआ करती थी, लैटिन अमेरिका मतलब आपका जो ये कैरेबियन और सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है वहाँ पर,
ठीक है, उसकी भी कुछ प्रेजेंस हुआ करती थी टॉप में, लेकिन चाइना और इंडिया जो है वो हमेशा बॉटम हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में ही रहा करते थे। ये बात हो रही है 1980s की। उस समय पे चाइना की वर्चुअली कोई प्रेजेंस नहीं थी अमंग द ग्लोबल एलीट, वाइल इंडिया एंड एशिया इन जनरल एंड सब सहारन अफ्रीका वर हैवीली कंसंट्रेटेड इन द वेरी लोएस्ट परसेंटाइल्स। ठीक है, इंडिया, सहारन जो सब सहारन अफ्रीका है वो सारा का सारा, और एशिया भी, वो सारा का सारा जो है वो बॉटम हाफ में ही रहता था। ठीक है, ग्लोबल एलीट्स या मतलब जिनके पास आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसे वगैरह हुआ करते थे, ज़्यादा वेल्थ होती थी, उनमें इंडिया और चाइना नहीं दिखाई देते थे 1980s के समय में। लेकिन 2025 की अगर हम बात करें तो चाइना की जो पोजीशन है हैज शिफ्टेड अपवर्ड विद मच ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैविंग मूव्ड इनटू द मिडिल 40%। ठीक है, चाइना जो नीचे रहा करता था वो अब उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मिडिल 40% में आ गई है, एंड ग्रोइंग शेयर हैविंग एंटर्ड द अपर मिडिल सेगमेंट्स ऑफ द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के अपर मिडिल सेगमेंट में चाइना जो है वो पहुंच गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज लॉस्ट इट्स रिलेटिव ग्राउंड इन 1980। अ लार्जर पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन वन द मिडिल 40%, बट टुडे ऑलमोस्ट ऑल आर इन द बॉटम 50%। तो देखो यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में एक कंपैरिजन भी आपको दिख रहा है कि जहाँ इंडिया और चाइना दोनों की स्थिति 1980 में लगभग लगभग एक जैसी थी, है ना, वहीं चाइना अगर आज की समय में बात करें तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो ऊपर को बढ़ रही है। ठीक है, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मिडिल 40s में आ चुकी है, या जो अपर हाफ का मिडिल है वहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ पर इंडिया जो है उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मिडिल 40% में हुआ करती थी 1980s में, वो आज बॉटम 50% में आ गए। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन की स्थिति जो है वो ख़राब हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें सब सहारन अफ्रीका की, वो भी जो है वो पहले भी लोअर हाफ में ही था और अभी भी लोअर हाफ में ही है, तो वहाँ की स्थिति में कोई सुधार या गिरावट नहीं हुई है, लेकिन इंडिया की स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, जेंडर टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो पे गैप है, पे गैप मतलब जो मेन और वेमेन के बीच में पे गैप देखने को मिलता है वो सभी रीजन्स में है, स्पेशली फॉर अनपेड लेबरर्स। अनपेड लेबरर्स का मतलब होता है जैसे जो आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है उनमें जिसमें मतलब लोग काम तो कर रहे हैं बट पैसा नहीं मिल रहा है ना। अगर हम अनएक्सक्लूडेड ये जो अनपेड वर्क है इसको अगर हटा दें तो विमेन ओनली अर्न्स 40% ऑफ व्हाट मेन अर्न पर वर्किंग आवर। ठीक है, यानी कि अगर आदमी और औरत, ठीक है, या आप कहें कि मेल और फीमेल अगर समान काम कर रहे हैं, ठीक है, बराबर वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे का अगर आदमी को, अगर मेल को 100 रुपया मिल रहा है तो फीमेल को 61 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका वो है, एक इनइक्वलिटी यहाँ पर भी है। और अगर इसको अनपेड लेबर भी इसमें जोड़ दें तो ये फिगर जो है वो महिलाओं के लिए 32% पर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर अनपेड वर्क जुड़ गया तो जिसमें कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा, तो उससे तो परसेंटेज और कम हो गई वो, है ना। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो विमेन कैप्चर जस्ट ओवर अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लेबर इनकम, द शेयर दैट हैज़ बेयरली शिफ्टेड सिंस 1990। ठीक है, अगर दुनिया की बात भी करें तो जो टोटल लेबर इनकम है उसमें महिलाओं को सिर्फ ओवर अ क्वार्टर यानी कि 25% से ज़्यादा ही, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और इस स्थिति में 1990 से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जब इसको हम रीजन वाइज एनालाइज करें तो मिडिल ईस्ट मतलब जो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ पर महिलाओं का शेयर सिर्फ 16% है। ठीक है, पे में हम ये शेयर की बात कर रहे हैं। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 20% के आसपास है, सब सहारन अफ्रीका में 28% है, ईस्ट एशिया में 34% है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशियनिया और साथ ही साथ रशिया और सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर स्थिति थोड़ा सा बेटर है कि विमेन जो है वो 40% ऑफ द लेबर इनकम उनको मिल रही है। ठीक है, मतलब जिन रीजन्स की स्थिति काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ओशियनिया, रशिया, है ना, वहाँ पर भी सिर्फ महिलाओं को 40% ही मिल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्लाइमेट क्राइसिस की बात भी की गई है ना। क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर ये कहा गया है कि द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर ओनली 3% ऑफ द कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद प्राइवेट कैपिटल ओनरशिप। ठीक है, कि दुनिया की जो आधी, ठीक है, जो बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है यानी कि जो पुअरेस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3% कार्बन एमिशन कर रही है। ठीक है, जो उनका मतलब प्राइवेट कैपिटल ओनरशिप है, मतलब जो भी उनके पास प्राइवेट एसेट्स है उसके थ्रू जितना भी कार्बन एमिशन या उसका कार्बन फुटप्रिंट है वो सिर्फ 3% है। ठीक है, वहीं अगर हम टॉप 10% आबादी की बात करें, जो टॉप 10% अमीर लोग हैं, है ना, रिच पर्सन हैं, वो 77% ऑफ द एमिशन कर रहे हैं, और उसमें भी अगर हम वेल्दीएस्ट 1% की बात करें तो वो 41% ऑफ द एमिशंस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ द एंटायर बॉटम 90% कंबाइंड, यानी कि जितना
बॉटम 90% कर रहा है, उससे लगभग दुगना कितना कर रहे हैं सिर्फ जो वेल्दीएस्ट 1% लोग हैं वो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो वेल्दी पर्सन होंगे उनके जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, चाहे वो आप जैसे मान लो कि अगर अमीर आदमी है तो उसके घर में, है ना, जैसे आप मतलब ये मान के चलो कि 3 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, एक बहुत अमीर है, एक थोड़ा सा मिडिल में आप कह सकते हो, और एक थोड़ा सा गरीब है। ठीक है, जो गरीब है उसके पास तो हो सकता है कि घर ही ना हो रहने के लिए, अगर घर है भी तो मान लो उसमें उसने पंखे कूलर वगैरह लगाए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो थोड़ा सा मिडिल में है उसके घर में हो सकता है कि अगर 2 कमरे या 3 कमरे हैं तो किसी एक कमरे में एसी लगा हो, ठीक है, बाकी कमरों में पंखे वगैरह हो सकते हैं। जो अब सबसे अमीर आदमी है उसके घर में अगर 3 कमरे हैं तो उसने तीनों में एसी लगाए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो बाहर का आपका लिविंग रूम वगैरह है वहाँ पर भी एसी लगाओ। तो इससे क्या होगा, इस मतलब ये आप बात समझ रहे हैं कि इससे हो क्या रहा है कि उनका जो कार्बन एमिशंस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वो घर को गर्म करने के लिए हीटर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उनके जितने रूम्स हैं वहाँ पर हीटर्स लगे हुए हैं, जितने भी बाथरूम्स हैं उन सब में गीजर्स लगे हुए हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। जो अमीर आदमी है उसके पास एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो पांचों के पास गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो गाड़ियाँ अगर उतनी गाड़ियाँ चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एमिशंस भी उतना ही होगा। जो मिडिल में आदमी है उसके पास हो सकता है कि एक 2 व्हीलर हो या ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी हो। जो गरीब आदमी है उसके पास हो सकता है कि सिर्फ 2 व्हीलर हो या वो भी ना हो, है ना। तो ये सारी मतलब ऐसे ये जो है वो कैसे ये एमिशंस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेल्दी पर्सन ज़्यादा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इंडिया को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने यहाँ पर देखी है। मैं फिर से कहूँगा कि इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आउट ऑफ क्यूरोसिटी या इंटरेस्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सिर्फ गूगल में सर्च कीजिएगा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी ऑफिशियल। वहाँ पर सभी चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, बट नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको एक दो चार्ट दिए हुए हैं, इनकम शेयर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इनकम शेयर की बात कर रहे हैं 1900 से लेकर 2024 के बीच में जो टॉप 1%, टॉप 10% है। ठीक है, टॉप 10% जो है वो कितना शेयर कर रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली 1980s के लगभग बाद से लगातार जो टॉप 10% है उनका शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, और बॉटम 50% का जो शेयर है वो मतलब यहाँ पर लगभग कांस्टेंट था, लेकिन अब ये लगातार नीचे को गिर रहा है। ठीक है, 1947 के आसपास या 1950 से लेकर 1980s तक ये चीज़ें जो है वो स्टेबल थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो गरीब है, मतलब जिसको कहते हैं ना, आपने कई बार ये एक कहावत भी सुनी होगी कि जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, तो वही चीज़ हो रही है। ठीक है, जो टॉप 10% है वो ज़्यादा उनकी इनकम में शेयर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो बॉटम 50% में उनकी शेयर गिरता जा रहा है। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इनइक्वालिटी आउटलुक इंडिया। ठीक है, फुल पॉपुलेशन की इनकम दी हुई है। ठीक है, इन परचेसिंग पावर पैरिटी यूरोप के टर्म्स में, शेयर ऑफ टोटल। ठीक है, इसके बाद वेल्थ दी हुई है कितनी है, बॉटम 50% की एवरेज इनकम आप देख सकते हैं, बॉटम 50% की वेल्थ। ठीक है, मिडिल 40%, मिडिल 40% की वेल्थ, टॉप 20%, टॉप 10%, टॉप 10% की वेल्थ और इनकम, और टॉप 1%। ठीक है, टॉप 1% की आप देख सकते हैं कि जहाँ पूरी आबादी की 6000 के आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ, देखो टॉप मतलब पूरी आबादी की जहाँ 6000 के आसपास, 6000 यूरोस के आसपास एवरेज इनकम है, वहीं बॉटम 50% की 940 है, सिर्फ $940, सॉरी यूरोज। ठीक है, और टॉप 1% की आप देख सकते हो कि 140 यूरोज से ज़्यादा है ना, समझ रहे हो बात। वहीं अगर हम बात करें वेल्थ की, तो जहाँ पूरी पॉपुलेशन की एवरेज वेल्थ 28,000 यूरोस के आसपास है, बॉटम 50% की सिर्फ 1800 के आसपास है, और वहीं अगर हम टॉप 1% की बात करें तो वो कितनी है, 11 लाख से ऊपर। ठीक है, 11,28,435 यूरोज। टॉप 10% की भी हालांकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप मिडिल 20-40% का हैं तो वो भी आप एवरेज मान सकते हैं, बट टॉप 10% और टॉप 1% के बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा अंतर है। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग डेटा वगैरह ध्यान रखें, ये आपके एग्ज़ाम में भी मतलब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस में भी अगर कहीं आपको इनइक्वालिटी रिलेटेड कोई डेटा कोट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन वाले पेज पर हम आते हैं। वैसे एक आर्टिकल यहाँ पर है, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद से पढ़ लें, देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है
कि सोशल मीडिया को लेकर बैन किया गया है फॉर अंडर 16। ठीक है, 16 साल से कम बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, एक्स और ये आपका एक्स और ट्विटर मतलब एक ही हो गया, ये आपका स्नैपचैट वगैरह, इनका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ें। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या इंडिया में इस तरीके का कोई लॉ या कानून है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग खुद से पढ़ लें। देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन, और इजी लैंग्वेज में लिखा गया आर्टिकल है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, ये वैसे मैंने आपको कल जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ये नोटिफिकेशन दे दिया था एक, कि दिवाली जो है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे। इंडिया का ये नॉमिनेशन था फॉर दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसको वेडनेसडे के दिन यानी कि कल यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर 2025 उसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इससे पहले गुजरात का गरबा और वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा को भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। गुजरात का गरबा जो इसमें शामिल हुआ है, इसको लेकर यूपीएससी एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो डिसीजन है ये बेसिकली यूनेस्को की एक मीटिंग जो है वो अभी चल रही है, मतलब आजकल रेड फोर्ट पर, तो वहाँ पर ये फैसला लिया गया है। ठीक है, अब ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती क्या है, इसकी अगर हम बात समझें तो जैसे कि एक टेंजिबल कल्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। टेंजिबल कल्चरल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि कुछ एंशंट मॉन्यूमेंट्स हो गए, है ना, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई या बाकी नेचुरल साइट्स हो गई, तो वो तो टेंजिबल है, ठीक है, फिजिकल है। फिर यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें लिविंग ट्रेडिशंस, ठीक है, स्किल्स, एक्सप्रेशन पास डाउन थ्रू जनरेशंस, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, इसमें 5 डोमेन्स होते हैं, जैसे कि ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इसमें 5 डोमेन्स कौन कौन से कवर होते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। दैट इज ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, नेचर एंड यूनिवर्स नॉलेज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। ये 5 इसके डोमेन्स हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसीलिए इंटेंजिबल है। दे आर जस्ट द प्रैक्टिसेस जो कि हमारी आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करते हैं और जिनको ह्यूमैनिटी के लिए इम्पेरेटिव या मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा डोमेन्स 5 की क्या क्या है इसमें, और इस साल कौन सा ऐड किया गया वो मैं हालांकि आपको पूरी लिस्ट भी इसकी अभी दिखा दूंगा इंडिया की। ठीक है, अब इंडिया के कितने इंस्क्रिप्शन जो हैं वो इस लिस्ट में हैं, तो जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है पूरी दुनिया की, उसमें लगभग 700 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग टू 140 कंट्रीज़। ठीक है, दिवाली का इंक्लूजन होते ही इंडिया के अब इस लिस्ट में टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पर दिखे गए हैं, मैं आपको इसकी वेबसाइट पर भी दिखा दूंगा। जैसे कि कुंभ मेला, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, गरबा ऑफ गुजरात, योगा, द वैदिक चैंटिंग ट्रेडिशन एंड रामलीला। इसके अलावा कुछ और भी हैं, मैं सारे आपको अभी वेबसाइट पर दिखाऊंगा। अभी जो ये इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है इसकी 20th सेशन जो है वो 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक रेड फोर्ट में इसकी मीटिंग चल रही है। अगले साल की साइकिल के लिए इंडिया ने जो है वो नॉमिनेशन डोजियर भेजा है फॉर बिहार छठ पूजा, तो हो सकता है कि अगले साल जो है वो बिहार की छठ पूजा भी इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, अब हाउ डज एन एलिमेंट और अ ट्रेडिशन मेक्स इट टू द लिस्ट। ठीक है, कि कोई भी ट्रेडिशन जो है वो इस लिस्ट पर कैसे शामिल होता है, तो इस लिस्ट में शामिल होने के लिए यूनेस्को का कहना है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज शुड बी इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड कम्युनिटी बेस्ड। ठीक है, कि कोई भी जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव मतलब ज़्यादातर लोग उसको, उस ट्रेडिशन को या उस हेरिटेज को फॉलो करने वाले होने चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड होनी चाहिए। जैसे कि कुछ साल पहले यूनेस्को ने इंक्लूड किया था आर्टिजनल नो हाउ एंड कल्चर ऑफ बेगवेट ब्रेड। ठीक है, ये फ्रेंच का कल्चर है, फ्रेंच की एक स्टेपल ब्रेड है। इसको लेकर यूनेस्को के जो चीफ है दैट इज ऑद्रे ऑजले, उनका ये कहना है कि दिस सेलिब्रेट्स द फ्रेंच वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये फ्रेंच का जो एक वे ऑफ लाइफ है उसको सेलिब्रेट करता है। द बैगवेट इज अ डेली रिचुअल। ठीक है, ये वहाँ का डेली रिचुअल है, वहाँ को इस तरीके की ब्रेड होती होगी जो लोग खाते होंगे। द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ऑफ द मील सिनोनिमस विद शेयरिंग एंड कॉन्वेबिलिटी। ठीक है, उसका ये एक सिंबल है, तो इसको उन्होंने यहाँ पर ऐड किया। तो मतलब इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए जिसको ज़्यादा लोग जो हैं वो फॉलो करते हों। ठीक है, एज द वर्ल्ड बिकम इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड एंड कन्फ्लिक्ट रिडन
द नीड टू कंजर्व द सोशल हिस्ट्रीज ऑफ इट्स डाइवर्स कम्युनिटीज इज मोर अर्जेंट देन एवर एज पर यूनेस्को। तो दुनिया में जो है वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, साथ ही साथ दुनिया में कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जो विवाद हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ की सोशल हिस्ट्रीज हैं उनको कंजर्व करने की ज़रूरत पहले से कई ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा यूनेस्को का कहना है, ठीक है। और इसमें जो लिस्ट है उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन भी होता है जिसमें कस्टम्स मोस्ट एट रिस्क वो भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब दिवाली को इसमें शामिल किया गया है, तो इससे इस त्योहार पर क्या असर पड़ेगा? तो इंडिया दिवाली पिच इज ऑल्सो एम्ड एट द लार्ज डायस्पोरा, ठीक है। इंडिया की जो डायस्पोरा है, यानी कि जो इंडियन पॉपुलेशन लिविंग अब्रॉड है, ठीक है, उनको एम करते हुए भी ये दिवाली को पिच किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल कमेटी ऑफर्स गाइडेंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, recommends safeguarding measures and mobilizes resources for the intangible cultural heritage fund, ठीक है। तो कल्चरल हेरिटेज फंड के लिए ये सब चीज़ें जो है वो ये इंटर गवर्नमेंटल कमेटी करती है। अब दिवाली का इंक्लूजन जो है उससे फ़ायदा क्या होगा कि फेस्टिवल का जो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके जो ट्रेडिशंस हैं उसको बचाने या उसको सेफगार्ड करने के लिए एनकरेजमेंट किए जाएंगे, ठीक है। इसकी जो इंटरनेशनल विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी एज अ लिविंग कल्चरल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इन अ टेंजिबल सेंस इट विल बूस्ट टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एंड लुक टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर आर्टिजन्स हु कंट्रीब्यूट टू कीपिंग इट्स ट्रेडिशंस अलाइव, ठीक है। इससे जुड़े हुए जितने भी आर्टिजन्स वगैरह हैं उनकी सस्टेनेबल लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए भी काम किया जाएगा, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। बात समझ गए आप? जैसे आप दिवाली की अगर बात करें तो दिवाली में जैसे आपने देखा होगा कि वो मिट्टी के दिए वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, या उस तरीके की कुछ मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना, भगवान वगैरह की, गॉडेस लक्ष्मी की, गणेश की, इस तरीके के भगवान की, फिर उनको कलर किया जाता है। तो वो जो भी आर्टिजन्स हैं, ठीक है, उनको भी इससे फ़ायदा होगा, उनके भी सस्टेनेबल लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। आई होप आप बात समझ गए। चलिए मैं आपको एक बार इसकी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, है ना। तो ये इसकी वेबसाइट है, दैट इज़ आप गूगल में अगर सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो नीचे दिख रही है, ठीक है, पूरी की पूरी ईयर वाइज यहाँ पर लिस्ट दिखती है। जैसे 2025 की अगर हम बात करें तो ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। इसमें आपको देखो एक चीज़ जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, ठीक है। ये ऐसे कल्चरल हेरिटेज हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो सबसे ज़्यादा रिस्क है, जिनके अर्जेंटली सेफगार्ड करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, पूरी दुनिया के देशों की है अलग अलग। इसके बाद जो यहाँ पर ये हैं रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये पूरे अलग अलग देश के हैं। इसी में आपको इंडिया का जो ये दिवाली है वो दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंडिया दीपावली, क्योंकि ये लिस्ट पूरी जो है वो 2025 की है। इसी तरीके से आप नीचे को चलेंगे तो आपको 2024 की भी सारी लिस्ट मिल जाएंगी, है ना। तो ज़्यादा से हमें इतना ख़ास मतलब नहीं है, हमें जो चीज़ देखनी है मैं आपको इंडिया की लिस्ट दिखाता हूँ पूरी। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है इंडिया की। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें यहाँ से 2008 से, इंडिया के यहाँ पर 3 ऐड किए गए थे। वन इज़ संस्कृत थिएटर ऑफ कुट्टी आट्टम नाम से, फिर एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण दैट इज़ रामलीला, और वैदिक चैंटिंग का ट्रेडिशन, ठीक है। 3 यहाँ पर ऐड हुए 2008 में। इसके बाद 2009 में ऐड हुआ एक गढ़वाल हिमालयाज का एक रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है जिसका नाम है रम्मान, ठीक है, ये यहीं का है, उत्तराखंड का। इसके बाद 2010 में फिर से 3 ऐड हुए, छाऊ डांस, कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान, एंड एक केरला का रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है दैट इज मुडियट्टू, ठीक है। 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इसको ऐड किया गया। 2013 में ऐड किया गया संकीर्तन, ठीक है, रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। 2014 में ऐड किया गया है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट। ये आपको दिख भी रहा है कि मैं खाली बोलता जा रहा हूँ? लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट, ठीक है, आप शायद दिख जाएगा। 2014 का है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थटेराज ऑफ जांडियाला ग्रुप पंजाब, ठीक है। 2016 में ऐड किया गया योगा। 2017 में ऐड किया गया कुंभ मेला। 2021 में ऐड किया गया दुर्गा पूजा इन कोलकाता। 2023 में ऐड किया गया गरबा ऑफ गुजरात। 2024 में ऐड किया गया है नवरोज़, ठीक है, ये पारसियों का त्यौहार होता है एक नवरोज़, मतलब उनका न्यू ईयर इसको मानते हैं। 2025 में ऐड किया गया है दिवाली, ठीक है। तो 2008 से लेकर 2025 तक आप इसमें बीच में ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन से ईयर में
इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। 2008 में हुआ है, 9 में हुआ है, 10 में हुआ है, 11 में नहीं हुआ है, ये नोट कीजिएगा 11 में नहीं हुआ है, 12, 13, 14 में हुआ है, 15 में नहीं हुआ है, 16, 17 में हुआ है, फिर 18 से लेकर 20 तक नहीं हुआ है, 18, 19, 20, फिर 21 में हुआ है, 22 में नहीं हुआ है, 23, 24, 25। ठीक है, थोड़ा सा वो भी याद रखिएगा कि किस ईयर में हुआ है, या वो याद रख लें, या किस ईयर में नहीं हुआ है वो याद रख लें। ठीक है, टोटल 16 है, ये मैंने आपको लिस्ट बता दी है, इसको याद रखिएगा। और ये जो मैंने आपको बताया दैट इज गरबा ऑफ गुजरात, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, प्रीलिम्स में, कि किसको जो है वो रिसेंटली ऐड किया गया है। और इन सब में ना अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे इन नेम पर, तो आपको इनकी डिटेल जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो, बट इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता। क्लियर है बात? चलिए वापस से चलते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल वहाँ पर और कवर करना है, वो ये वाला है, लॉ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू सीईसी एंड ईसीज। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले लॉ की यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये फिर से क्यों कंटेक्स्ट में आया है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परसों इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनकी, जो लोग पावर में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उनके साथ क्या है, मिलीभगत है। ठीक है, कोल्यूड वो कर रहे हैं, और उन्होंने ऑफिशियल्स को ये वार्न किया है कि हम कुछ उनके खिलाफ रेट्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, इनका ये कहना है कि वी विल चेंज द लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली एंड विल कम लुकिंग फॉर यू। ठीक है, कि हम लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे और हम आपको उसके बाद फिर एक्शन आपके ऊपर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जिक्र कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट। ठीक है, जिसको दिसंबर 2023 में बनाया गया था। ये वही एक्ट है जिसके तहत जो इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर कमेटी में बदलाव किया था। ठीक है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बाद में लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के उसमें एक और कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द पीएम, उसको शामिल किया गया था। ये उसी एक्ट का जिक्र है। इस एक्ट का एक क्लॉज है, दैट इज क्लॉज 16। वो क्या कहता है, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in force, no court shall entertain or continue any civil or criminal proceedings against any person who is or was a CEC or an EC for any act, thing or word committed, done or spoken by him when or in the course of acting or purporting to act in the discharge of his official duty or function। तो इसमें ये लिखा गया इस क्लॉज में कि नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि अभी समय पर अगर कोई भी और कानून है, ठीक है, कोई भी और कानून है, उसके बावजूद कोई भी कोर्ट, ठीक है, देश की कोई भी अदालत किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सीईसी या ईसी है या पास्ट में रहा है, उसके खिलाफ किसी भी तरीके का सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करेगी। ठीक है, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करेगी, मतलब स्टार्ट भी नहीं करेगी और पहले से कोई चल रहा तो उसको कंटिन्यू भी नहीं करेगी। ठीक है, और वो किस चीज़ के लिए, कि अगर उन्होंने कोई भी एक्टिविटी की है, कुछ भी बोला है, ठीक है, मतलब अभी बोला है या जब पहले वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब बोला है, तो उसमें वो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और फंक्शन, उन्होंने कुछ भी पहले बोला है। ये बेसिकली सिर्फ जो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए नहीं था, जो पास्ट में रह चुके हैं उनके लिए भी था। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को एक लीगल इम्यूनिटी देता है कि उन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं अपने ऑफिस के दौरान, यानी कि अपने पद पर रहते हुए, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हालांकि वही एक बहुत दूर की, मतलब आप कह सकते हैं स्वप्न है अभी तो, है ना, कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो सत्ता में आते हैं अगर, तो वो ना सिर्फ इस कानून को अमेंड करेंगे बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन जो है वो करंट सीईसीज और ईसीज के खिलाफ लिया जाएगा। ठीक है, तो इनका यही कहना था कि जो सीईसी और ईसीज हैं ये इस इम्प्रेशन में है कि ये जो लॉ है दे विल अलाउ देम टू गेट अवे, बट दैट इज़ नॉट द केस। ठीक है, कि उनको ये लगता है कि जो ये कानून बनाया गया है इससे वो कुछ भी करेंगे तो बच निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस लॉ को बदलेंगे, इस कानून को बदलेंगे और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन लाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि अगर मान लीजिए आज से 5 साल बाद ये कानून लागू होता है, मतलब कानून बनता है, उसमें बदलाव होते हैं,
तो ऐसा नहीं कि उसके आगे लागू करेंगे हम उसको। हो सकता है कि आज से ये कह दें कि 2030 में कानून बना लेकिन 2020 से लागू होगा, ठीक है। तो 2020 से लेकर 2030 तक के जितने भी सीईसीज और ईसीज हैं उन सब के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, ठीक है। बट मतलब होगा नहीं होगा दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जो यहाँ पर प्रोविजन है वो क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लाइव सीसेट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ये जो बैच है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 1299 रुपीज़। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। और अगर आपके पास लाइव क्लास आप किसी वजह से नहीं कवर कर पाते हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप रिकॉर्डेड वाला बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 499 में आपको रिकॉर्डेड वाला बैच मिल जाएगा। ये लेटेस्ट वीडियोज़ वाला है। एक रिकॉर्डेड बैच हमने अपने पहले भी दिया था बट उसमें वो लास्ट ईयर के वीडियोस थे। बट ये वाला रिकॉर्डेड बैच में अभी के इसी साल के जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ की अगर आपको ज़रूरत है ओनली एट 4599 जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।